नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर और विपक्ष पर जिस तरह से हमला बोला, शायद कांग्रेस और विपक्ष दोनों को ऐसी उम्मीद नहीं रही हो। उन्होंने केवल विपक्ष पर और कांग्रेस पर नहीं, गांधी परिवार पर भी हमला बोला और सीधे सीधे उनका ये पूरा भाषण जो है दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक राजनीतिक भाषण चुनावी दृष्टि से और दूसरा राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा पहले से ज़्यादा सतर्क और बेहतर हुई है, शांति बनी है और जो लोग देश के विरोध में किसी के बहकावे में आकर या किसी का प्रचार करने के लिए बोलना चाहते हैं, वो बोलते रहें, जनता उनको जवाब देगी। प्रधानमंत्री की भाषण में तीन बातें प्रमुख रूप से, अगर वैसे तो उन्होंने बहुत सारी प्रमुख बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन मैंने तीन बातें निकाली हैं। पहला, गांधी परिवार पर सीधा हमला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव लड़ने की ताकत ही खो चुके हैं, लड़ने का मादा ख़त्म हो चुका है। कुछ चुनाव क्षेत्र बदल रहे हैं, एक तो बदल चुके हैं। तो इशारा जाहिर है कि उनका राहुल गांधी का था, जब वो अमेठी से भागकर वायनाड गए थे। अमेठी और वायनाड दोनों से लड़े थे, अमेठी से चुनाव हार गए थे और कहा कि दूसरे लोग जो है चुनाव क्षेत्र बदलने के बारे में सोच रहे हैं या फिर राज्यसभा के जरिए आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद नहीं है कि इससे पहले चुनाव को लेकर कब सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री ने इस तरह का कटाक्ष किया था। उनका इशारा जाहिर है कि सोनिया गांधी की ओर था। कांग्रेस पार्टी से प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, तेलंगाना से हो चुका है, आंध्र प्रदेश से हो रहा है और कर्नाटक से हो रहा है। मांग की जा रही है कि वो दक्षिण भारत की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ें। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो नाम उभर कर आया है वो तेलंगाना का मेढक क्षेत्र है। वहाँ से सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया जा रहा है, यानी रायबरेली छोड़कर वो भाग रही हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। सही में होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उनके राज्यसभा में भी आने की चर्चा चल रही है और यहाँ तक कि प्रियंका वाड्रा के भी राज्यसभा, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के जरिए संसद में पहुँचने की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि वो अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दूसरा हमला जाहिर है कि कांग्रेस पर ही था। कांग्रेस के जरिए दूसरे क्षेत्रीय दलों पर उन्होंने परिवारवाद पर बोला। परिवारवाद पर सोमवार को उन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने कहा अगर एक परिवार से एक से ज़्यादा लोग, यहाँ तक कि उन्होंने कहा 10 लोग भी आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो इसमें मैं बुराई नहीं मानता, इसको परिवारवाद नहीं मानता। ये खबर जो है कई भाजपा नेताओं के लिए बड़ी मीठी आवाज़ की तरह सुनाई दी होगी। उनके परिजनों को टिकट लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने बड़ा सख्त नियम बना दिया था, किसी नेता के पुत्र पुत्री या परिजन को टिकट नहीं मिलेगा। अगर वो दिलाना चाहते हैं तो उनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा, अपनी सीट छोड़ें और अपने बेटे बेटी किसी को जिसको दिलाना चाहते हैं दिला सकते हैं। लेकिन उन्होंने, ऐसा लगता है कि व्यवहारिक राजनीति की ज़रूरतों को देखते हुए ये परिवर्तन किया है। कांग्रेस के लोगों ने 2 नेताओं का बीजेपी के नाम लिया, राजनाथ सिंह और अमित शाह का। तब प्रधानमंत्री ने दूसरा पक्ष बोला इस परिवारवाद के बारे में। उन्होंने कहा कि न तो राजनाथ सिंह की कोई पार्टी है और न अमित शाह की कोई पार्टी है। उन्होंने कहा परिवार ही पार्टियां चला रहे हैं, उसको परिवारवाद मैं मानता हूँ। जहाँ पहले से तय है कि जो अध्यक्ष है, अगला अध्यक्ष उसका बेटा या बेटी या उसके परिवार का कोई सदस्य होगा। तो उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला और फिर तीसरा हमला बोला उन्होंने भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि मांग जो है, यूपीए सरकार के समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसी सदन में मांग होती थी जांच की। आज जांच हो रही है तो बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का हमारा ये अभियान रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है उनको देश का पैसा लौटाना पड़ेगा, इससे उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, उनको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं,
उस आधार पर वो काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं, और इसके बारे में जजमेंट देने का, फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है और न्यायालय ही इस मामले में फैसला सुनाएगा। लेकिन उनका गुस्सा एक मुद्दे पर फूट पड़ा, नाम नहीं लिया, नाम मैं ले रहा हूँ, उनका गुस्सा फूट पड़ा लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों पर। उन्होंने कहा जिस पर आरोप लगा है उसके बारे में आप उसके बचाव में बोलें, उसके पक्ष में बोलें, फिर भी एक बात समझ में आती है कि अभी आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है। लेकिन जिनके खिलाफ आरोप साबित हो चुका है, जिनको सज़ा मिल चुकी है, जो सज़ा काट कर जमानत पर निकल कर आए हैं, उनका महिमा मंडन आप अगर कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। ऐसे भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन कैसे हो सकता है। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, इन सब मुद्दों पर उन्होंने अलग अलग समय पर कांग्रेस के नेताओं के बयान का हवाला दिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 2 भाषणों का जिक्र किया जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल में दिया महंगाई को लेकर। जिस तरह से नेहरू ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय लोगों को एक तरह से अपमानित करने का काम किया जब कहा कि यूरोप, अमेरिका, जापान, रूस, इन देशों में जैसे लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अक्लमंद होते हैं, वैसे भारतीय नहीं हैं। ये अफसोस की बात है। उन्होंने कहा ये भारत की मेधा का, ये भारत के पुरुषार्थ का अपमान है एक तरह से। उसके अलावा महंगाई को लेकर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के लाल किले से दिए भाषणों का जिक्र किया। कहा कि महंगाई काबू में नहीं आ रही थी और उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाने का एक बड़ा कारण था महंगाई। महंगाई दर उस समय 30% पर पहुंच गई थी, इसलिए आपातकाल लगा। तो कुल मिलाकर उनका हमला सीधा कांग्रेस पर था। उन्होंने कहा कांग्रेस परिवारवाद में उलझकर रह गई है। वहाँ जो युवा हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको अवसर नहीं मिलता क्योंकि एक फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा ये दुकान जो है वो चलने वाली नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने एतराज़ किया कि आप पॉलिटिकल पार्टी को दुकान कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप ही लोग दुकान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। आप ही रोज़ बोलते हैं, आपके नेता बोलते हैं कि जो है हमने फलां की दुकान खोली है, हमने इसकी दुकान खोली है। तो दुकान शब्द का इस्तेमाल तो आप ही लोग करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा हर हालत में। और उन्होंने एक बड़ी बात और कही, उन्होंने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा, चिदम्बरम के भाषण की याद दिलाई। 2014 के अंतरिम बजट को पेश करते हुए उन्होंने अपने विजन की बात करते हुए कही कि देश के लिए खुशी की बात है कि इस समय देश विश्व में आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से 11वें स्थान पर है। बोले 11वें स्थान पर होना गर्व की बात थी, खुशी की बात थी। आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं तो कहते हैं कि ये कौन सी उपलब्धि है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना विजन बताया, चिदम्बरम ने, नाम नहीं लिया। फिर उन्होंने चिदम्बरम का कहा कि महान अर्थशास्त्री, उन्होंने जो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार हैं, उन्होंने कहा कि अगले 30 साल में, ध्यान से सुनिए, अगले 30 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में ही भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये हमारे काम करने की स्पीड, हमारे काम करने की गति, हमारे विजन और कांग्रेस के विजन का अंतर है। हम जिस स्पीड से काम करते हैं, जिस गति से काम करते हैं, उसमें और कांग्रेस के काम करने की गति में। फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। उन्होंने कहा कि अगर जितने घर हमने बनवाए हैं 4 करोड़ 80 लाख, करीब 4 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 80 लाख शहरी क्षेत्र में, वो उतना बनाने में अगर कांग्रेस की गति से चलते तो इतना बनाने में 40 से 60 साल लगते। इसी तरह से रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण को लेकर, हाईवेज के निर्माण को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का भाषण ये इस लोकसभा का आखिरी भाषण था और पूरी तरह से चुनावी भाषण था। उन्होंने सीधा हमला बोला विपक्ष पर कि विपक्ष जो है अगर साथ दे, हम उसका साथ मांग रहे हैं देश के विकास के लिए। अगर वो साथ दे तो ठीक है, नहीं दे तो उसको जवाब इस देश की जनता, इस देश का मतदाता देगा। उन्होंने कहा हमारी आलोचना होती रहती है, हम सुनते रहते हैं क्योंकि हम तो कामदार हैं,
वो नामदार हैं, तो कामदार को तो नामदारों से हमेशा सुनना ही पड़ता है। कांग्रेस के काम करने की गति को लेकर उन्होंने कहा कि ये सपने देखने की सामर्थ्य भी खो चुके हैं, ये सपने भी इनके बहुत छोटे होते हैं। फिर उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं के इस तरह के बयान, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश बन जाने की बात, देश के बंटवारे की बात, देश के तोड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि कितना तोड़ोगे, इतना तोड़ चुके हो, इससे क्या अभी संतुष्टि नहीं मिली, देश को कितना तोड़ोगे। प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे राष्ट्रपति के भाषण में 4 स्तंभों की, नारी शक्ति, युवा शक्ति, कृषकों की शक्ति और गरीबों की शक्ति। इन 4 स्तंभों की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये 4 स्तंभों की प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कुछ टिप्पणी की कि इसमें माइनॉरिटी के लिए क्या है। इस पर प्रधानमंत्री बिल्कुल भड़क गए। उन्होंने कहा, क्या महिलाओं में अल्पसंख्यक नहीं है, क्या युवाओं में अल्पसंख्यक नहीं है, क्या गरीबों में अल्पसंख्यक नहीं है, क्या किसानों में अल्पसंख्यक नहीं है। इस तरह से समाज को बांटकर कब तक देखते रहोगे। उन्होंने कहा ये जो बांटने की सोच है इसको छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई बार इस बात का जिक्र किया कि आज जो विपक्ष की हालत है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी लड़ने का हौसला खो चुकी है। विपक्ष पिछले लगभग 1 साल से ओबीसी का मुद्दा उठा रहा है, पिछड़ा वर्ग का मुद्दा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हमसे पूछते हो कि आपके कार्यकाल में कितने अधिकारी ओबीसी से थे, यहाँ कितने ओबीसी के थे, ज़रा बताओ। जब 10 साल एनएससी बनी रही, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नेशनल एडवाइजरी कमेटी जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उस कमेटी में कितने ओबीसी के लोग थे। तो उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की कि कोई सवाल करने से पहले खुद देखो, अपने गिरेबान में झांक कर कि खुद क्या किया है। तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देते हुए हमला किया और सीधे मतलब कॉन्फिडेंस जाहिर किया, आत्मविश्वास दिखाया कि तीसरा कार्यकाल तो आ ही रहा है। उन्होंने कहा तीसरे कार्यकाल में क्या क्या करेंगे इसका संकेत दिया और कहा कि देश रुकने वाला नहीं है, देश बहुत तेज़ी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। 2 युद्ध और सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के बावजूद देश इस समय दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। महंगाई पर काबू पाने में हम कामयाब रहे हैं। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, बेकाबू हो गई थी, लेकिन हमारी सरकार महंगाई पर काबू रखने में कामयाब रही है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का भाषण चुनाव की तैयारी था, चुनावी भाषण था और विपक्ष के खिलाफ उनके क्या मुद्दे होंगे और विपक्ष के सवालों के क्या जवाब होंगे, इसका संकेत उन्होंने इस भाषण में दिया। विपक्ष हमेशा की तरह उनके इन सवालों पर निरुत्तर था। तो अब आप समझिए कि उनके इस भाषण के बाद, हालांकि उनका राज्यसभा में भी भाषण होगा इसी मुद्दे पर, राज्यसभा का उनका भाषण संसद के इस कार्यकाल का आखिरी भाषण होगा। उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। हालांकि अधिसूचना मार्च में जारी होगी, लेकिन आप मान कर चलिए कि जिस दिन संसद का सत्र समाप्त होगा, ये बजट सत्र, उस दिन के बाद से चुनाव प्रचार पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अब देश चुनाव के मैदान में उतरने जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये हमला, उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, देश की एकता अखंडता, देश की सुरक्षा, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और कृषकों का, किसानों का उत्थान, उनका विकास, ये सरकार के मुख्य मुद्दे होंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।